हार्दिक स्वागत करता है और इसी के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी एक बेहद शानदार और आकर्षक प्रस्तुति ऑल माय सन्स। इस नाटक के लेखक हैं आर्थर मिलर, अनुवाद किया है प्रतिभा अग्रवाल ने और निर्देशन किया है हिमांशु हिमनिया ने। इस नाटक की अवधि लगभग 1 घंटा 10 मिनट बिना किसी मध्यांतर के। हम आप सभी दर्शकों से विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें या उन्हें साइलेंट मोड पर कर लें ताकि प्रस्तुति का आनंद निर्बद्ध रूप से लिया जा सके। धन्यवाद। तो लीजिए यंग्स थिएटर ट्रूप की ये खूबसूरत प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत है, ऑल माय सन। क्या बात है क्या? नहीं आप देखिए, मैं बस वो पीछे से देख रहा। अरे इसमें अरे जी, अरे तुम किताबों के बारे में पढ़ते तो रोज, लेकिन खरीदते कभी नहीं। मैं अपने ज्ञान को बनाए रखना चाहता हूँ लाला जी। अच्छा एक बात बताओ, ये हर हफ्ते एक नई किताब छप जाती है? अरे एक नहीं लाला जी, अरे सबकी सब नहीं? हाँ सब अलग अलग नहीं। अरे देखो ना प्रदीप, पेड़ की क्या गति होगी? न जाने कमला को कैसा लगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो खुद इसे देखे, इससे पहले हमें बता देना चाहिए। तुम्हें मालूम? पर कैसे? अरे वो तो सुबह से इधर आई नहीं। जब सवेरे पेड़ गिरा तो वहाँ यहीं खड़ी। यहाँ? पर क्यों? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब पेड़ गड़बड़ाने के बाद सुन के मैं यहाँ आया खिड़की पर तो देखा वहाँ यहीं खड़ी। पेड़ को गिरते उन्होंने अपनी आंखों से देखा। पर रात को कोई हरकत क्या नहीं थी? वो तो मुझे नहीं पता। हाँ, पेड़ के गिरने के बाद फूट फूट के रोने लगी। बहुत रोई क्या? हाँ, उनकी सिसकियों की आवाज ऊपर तक आ रही। जाने थे रात को वजह कर क्या रही थी? तो फिर उसके बारे में सोचने लगी है। रात रात मच्छर का काटना चालू हो गया। लाला जी आपसे एक बात कहो। मुझे लगता है कि हम आपके साथ एक बड़ी भूल करते हैं। भूल? हाँ, क्या? उनके साथ ईमानदारी न बरतें। ईमानदारी ना बरतें मतलब? तो आप जानते हैं कि शर्त नहीं लौटने वाला है, तो माँ को बता क्यों नहीं देते कि हम उनकी तरह शर्त को जिंदा नहीं मानते?
तुम इस बारे में मुझसे तर्क करना चाहते हो? नहीं, मैं मुझसे कोई तर्क नहीं करना चाहता। हाँ, मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि माँ समझ कि हम में से कोई भी शरद को उनकी तरह जिंदा नहीं मानता। तो फिर वो क्यों ना उसके सपने देखे, क्यों ना सारी रात उसकी प्रतीक्षा करे। अरे कभी हमने उनकी बातों का खंडन किया? हम साफ साफ क्यों नहीं कहते थे कि नहीं, हम शरद की ओर से उम्मीद छोड़ चुके हैं। लेकिन ये बात तुम मुझसे कैसे कह सकते हो? हमें कहनी होगी लाला जी। और अपनी बात को साबित कैसे करोगे? लाला जी 3 साल हो गए, 3 साल बाद भी कोई लौट के आता है क्या? अरे इस बारे में सोचना भी पागलपन है। ये मेरे और तुम्हारे लिए हो सकता है प्रदीप, लेकिन तुम्हारी माँ के लिए नहीं। अरे ना तो अभी तक उसकी लाश मिली है, ना मरने की कोई निश्चित खबर। अब तुम बताओ कि हमारा वो कैसे मान लिए थे? एक बार यहाँ बैठ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब जानते मैंने अनु को यहाँ क्यों बुलाया? नहीं तो आप जानते हैं। हाँ, मैं थोड़ा बहुत अंदाजा लगा रहा था कि पर माजरा क्या है? लाला जी, मैं अनु के सामने शादी का प्रस्ताव रखने जा रहा हूँ। भाई देखो, ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है। ये केवल मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं। देखो प्रदीप, तुम बड़े हो गए, समझदार हो। नहीं, जो बेहतर समझो वो करो। ठीक है, तो फिर जो मैं बेहतर समझूं वही करते हैं। तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने आपसे कहा था ना कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है। अरे भाई देखो, मैं सिर्फ इतना कह रहा था लाला जी, कभी कभी आप ऐसी बातें करते हो ना कि मुझे अपने पर काबू रखना मुश्किल पड़ जाता है। अगर मेरी बात सुन के माँ बेचैन होती है तो उससे आपको कोई सरोकार नहीं होगा क्या? बताइए। अब कभी कभी होशियारी से ऐसे कन्नी काट कर निकल जाना चाहिए कि प्रदीप, मैं कन्नी वहीं काटता हूँ जहां वैसा करना जरूरी होता है। अनु शरद की मंगेतर है। अनु शरद की मंगेतर अब नहीं है। तुम्हारी माँ की दृष्टि में शरद अभी जिंदा है और इसलिए तुम अनु से विवाह नहीं कर सकते। तुम्हें उससे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। और देखो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है। मैं किसी चीज को पाने के लिए आगे बढ़ता हूं, मुझे अपना हाथ खींच लेना पड़ता है, क्योंकि मेरा ऐसा करने से किसी और का जी दुखेगा। हर बार मुझे अपना मन महसूस के बैठना पड़ता है। देखो मेरी बात, अरे तुम दूसरों का बहुत ख्याल रखते हो, उदार स्वभाव की हो, तो इसमें इतना अफसोस करने की क्या बात है बेटा? बाहर में जाइए उदार। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुमने अनु से इस बारे में बात की है? नहीं, अभी नहीं। अरे तो तुझे कैसे मान लिया कि वो तुमसे विवाह करेगी? हो सकता है वो भी तुम्हारी माँ की तरह मानती हो। लाला जी, अगर ऐसा होगा तो ठीक है ना, फिर कहने सुनने को रह जाएगा। लेकिन उनकी चिट्ठियों से मुझे लगा कि वो शरद को भूल चुकी है। पर तुमने अनु को ही क्यों चुना? मेरा मन। वाह, हर इससे कोई बात बनती नहीं है। और फिर पिछले 5 सालों से तुम उससे मिले नहीं हो, जब से लड़ाई पर गए तब से। लाला जी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं सबसे अच्छी तरह उसी को जानता हूँ। अरे कितने सालों से हमारे पड़ोस में रह रहे थे, और जब भी मैंने विवाह के बारे में सोचा तो उसी का चेहरा मेरे सामने। मुझे और क्या चाहिए? देखो बच्चे, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, माँ मानती है कि शरद अभी जिंदा है और लौटे, और अनु से शादी करने का मतलब है कि तुम शरद की मौत का सरेआम ऐलान कर रहे हो। अरे माँ पर इसका क्या असर होगा, इस बात का अनुमान लगा सकते हो? अरे मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। लाला जी, मैं 3 सालों से इसी पर विचार कर रहा हूँ। मुझे लगा था कि माँ शरद को भूल जाएगी, हम हंसी खुशी शादी कर लेंगे, लेकिन नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ठीक, कहीं और ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ से चला जाऊँ, कहीं और जाके शादी कर लूंगा और वहीं बस जाऊँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? यहाँ इतना बड़ा रोजगार फैला हुआ है, उसका क्या होगा? अरे आपके रोजगार में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी होना जरूरी है। हाँ, दिन में 1 घंटे से अधिक मुझे आपका रोजगार अच्छा नहीं लगता है। अगर रुपया पैसा कमाने के लिए आपके रोजगार में मुझे दिन रात सब थकाना पड़े ना, तो मैं इतना जरूर चाहूंगा कि शाम को जब मैं थका माना लौटूं तो मेरा कहने लायक घर परिवार हो, बीवी हो, बच्चे, उन सबके बीच में अपने आप को भूल जाऊं। अरे इस सब के अंदर मेरे बीच में अनु ही बनी रही है, लेकिन अब ये सब मुझे कहां मिलेगा? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम ये हाल रोजगार छोड़ देना चाहते हो। हाँ, यदि ऐसा करना पड़ा
तुम अपनी ओर से ऐसा नहीं करना चाहते? नहीं लाला जी। तो ठीक है, लेकिन दोबारा कभी इस बात मन में सोचना क्यों? अरे इतना बड़ा झमेला मैंने किस लिए किया है? सब तुम्हारे लिए है। मैं सब जानता हूँ। लाला जी आप मेरी सहायता कीजिए। हाँ ठीक है, लेकिन देखो दोबारा कभी ऐसी बात मन में लाना नहीं। लाला जी मेरे मन में अभी भी वही बातें आ रही हैं। प्रदीप, मैं तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अभी तक समझ नहीं पाया। आप ठीक कहते हैं, मैं अपनी बातों पे अड़ा रह सकता हूँ। सो तो मैं देख ही रहा हूँ। माँ, माँ, अनु ने नाश्ता कर लिया? हाँ, अब हाथ धो रही है, आती ही होगी। कल रात उठा में अच्छी खासी बर्बादी थी। देखो इसलिए भी लेट बीता। अरे जाने दो भाई, इतनी परेशान क्यों होती? इतनी अजीब सी बात है ना। इस महीने शरद का जन्मदिन है, इस महीने उसका पेट गिरा और अनु भी आई। अभी मैं भंडार में तो मुझे शरद का बैग पड़ा हुआ मिला। इतने दिनों से उस पर नजर ही नहीं पड़ी थी। माँ, अनु सुंदर हो गई है ना? हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि वो अचानक यहाँ क्यों आ गई? माँ मैं आपके लिए एस्ट्रो ला दूँ? नहीं बेटा, सिर दर्द नहीं कर रहा है। पता है, कल रात बड़ी खराब गुजरी। ऐसी रात पहले कभी नहीं आई। क्या हुआ? कोई सपना देखा? उससे भी भयानक। शरद को देखा? हाँ, मैं गहरी नींद में थी। तुम्हें याद है जब वो पायलट की ट्रेनिंग ले रहा था, छत के एकदम पास से गुजरा करता था। जहाज के अंदर उसका चेहरा एकदम साफ दिखाई पड़ता था। कल रात मैंने वैसे उसे देखा, एकदम जीता जागता लग रहा था। मैं उसे छूने को हुई तो वो अचानक नीचे गिरने लगा और मामा करके चिल्लाने लगा। मुझे लगा वो इसी घर में ही है। मैं उसे छू सकती तो मुझे जरूर बचा लेती। और फिर ये पेड़ मेरी नजरों के सामने झरमरा कर नीचे आने लगा और साथ में भी। फिर मेरी नींद खुल गई। माँ बेकार परेशान हो गई। माँ अब हमें उसे भूलने की कोशिश करनी चाहिए। इस हफ्ते तुमने 30 बार ये बात कही। क्योंकि ऐसा करना जरूरी है। कोई भी तुम्हारा जिंदा होके नहीं आ सकता। मुझे एस्ट्रो ला दो, मेरा सिर दर्द हो रहा है। जाओ। मैं सोच रहा था कि आज शाम को चारों घूमने चलते हैं और खाना भी बाहर खा लेंगे। क्यों? ठीक है। मैं आपके लिए एस्ट्रो लेकर आता हूँ। सुनिए जी, प्रदीप ने अनु को क्यों बुलाया? अरे इसे लेकर तुम परेशान क्यों हो रही हो? 3.5 साल वो बम्बई में रही और आज अचानक। अरे हो सकता है प्रदीप उससे ऐसे मिलना चाहता हो। ऐसे मिलने के लिए कोई 500 मील का सफर नहीं तय करेगा। अरे इसमें बुराई क्या है? देखो भाई, मुझे ऐसे मत देखो। अरे भाई, मुझे भी उसने उतना ही बताया जितना तुम्हें, उससे अभी कुछ नहीं। प्रदीप अनु से शादी नहीं कर सकता। इस बारे में सोच रहा है? अनु प्रदीप से शादी नहीं कर सकती है। वो जानती है वो नहीं कर सकती है। अरे तुम्हें क्या पता कि वो क्या सोचती है, उसके मन में क्या है? अगर उसके मन में कुछ है तो वो अभी तक शरद का इंतजार क्यों कर रही है? ना तुम्हें क्या पता कि वो क्यों इंतजार कर रही है? जिसके लिए मैं इंतजार कर रही हूँ। वो पत्थर की तरह दृढ़ है। उसके विश्वास को कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ, बाहर वाले करे तो करे, लेकिन उसका भाई या उसके पिता तो नहीं कर सकते। तुम ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते? बताओ क्या चाहते? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम लोग ऐसे बर्ताव करो जैसे वो लौटने वाला हो। देखो, अगर वो नहीं लौटा ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे तुम्हें मुझ पर हंसना है तो हंस सकते हो, लेकिन एक बात बताओ, ये पेड़ उससे आप क्यों गया जिसका सानू आई? वो उसके कमरे में सोने जाती है और उसके निशान बिखर जाते हैं। देखो उसकी हालत। तुम धीरे से तुम मेरा विश्वास करो। देखो, मैं ये सब अकेले नहीं सह सकती। हाँ, तुम शांत हो। अच्छा, एक बात बताओ, पिछले हफ्ते एक लड़का वापस आया था। वो शरद से पहले से भी लापता था। तुमने खुद पढ़ा था ना? तुम मेरा विश्वास करो ना। अबला मुझे, अच्छा तुम एक बात बताओ। हाँ। क्या मैंने तुमसे कुछ चोरी की है? मैं तुमसे कुछ छिपा रहा हूँ? मैंने
नहीं तो फिर तुम ऐसे बातें क्यों करती हो कमला? मुझे समझ में नहीं। तुम क्या अरे अनुज, आओ बेटी आओ। अरे हम तुम्हारे बारे में चर्चा कर रहे हैं। अनु, अब इस ताजा और ठंडी हवा में सांस लो। ऐसी हवा तुम्हें बम्बई में नसीब ना होती। सुंदर साड़ी है, कहाँ से ली? ये तो पुणे से ली थी। अच्छा, अरे ये जॉब के फिर इतने बड़े हो गए? अरे भाई बड़े नहीं होंगे, 4 साल हो गए। इन 4 सालों में हम सब कहां से कहां पहुंच गए हैं। नमस्ते। अरे डॉक्टर आओ भैया आओ। बैठो बैठो। अनु, इनसे मिलो, ये है डॉक्टर गुप्ता। अच्छा, नमस्ते। प्रदीप आपके बारे में अक्सर लिखा करते हैं। अरे इसकी बात कर, इतनी बड़ी भरोसा मत करना। क्यों? इसे तो हर कोई अच्छा ही लगता है। माँ, डॉक्टर साहब को उधर से आकर देख के बहुत अजीब लगा। ऐसा लगता है माँ बाबूजी अभी भी वही हैं। प्रदीप और भैया वहाँ खेल रहे हैं। शरद यहाँ मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहा है। कितने अच्छे दिन। और अब तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया। अरे कहीं तो मुझे उस मकान से निकलवाने की तो नहीं सोच रही हो? बिल्कुल नहीं। अच्छा, वैसे मुझे लेट हो रहा है, जाना है। अरे बैनर्जी के बाद खैर अच्छा मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या है कि मैं तुम्हें ज़्यादा समय तो नहीं दे पाया, लेकिन एक सलाह दे मेरा रहा नहीं जाता। देखो, तुम जब भी ब्याह करो ना, तो अपने पति की आमदनी के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। अब मेरी बीवी देख लो, सिर्फ 5 रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए छुट्टी वाले दिन मुझे बैनर्जी के यहाँ जाना पड़ता है। देखो, जैसे 5 रुपए में साल भर का राशन इकट्ठा करने की को। क्या, चलो मैं आता हूँ। वैसे मैंने तो शांति से कई बार कहा है गिटार सीखना शुरू कर दे। घर की बहुत सी अशांति दूर हो जाती है और डॉक्टर को भी गिटार बहुत पसंद है। हाँ बहुत। अच्छा हाँ माँ, आज हम लोग बाहर खाना खाने चल रहे थे ना? हाँ। आपको याद है पहले कैसे हम सब साथ में घूमने जाया करते थे? आप तीनों, शरद और हम सब। तुम अभी भी शरद को याद करती हो, है ना? क्या मतलब? मतलब तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए जगह है। माँ, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? हाँ। अच्छा वो सब छोड़ो, तुमने अपने कपड़े सजा लिए? हाँ, पर कितनी मुश्किल से मैं अलमारी में अपनी जगह बना पाई। सारी अलमारी तो इन्होंने अपने कपड़ों से भर रखी है। वो शरद का कमरा तुम भूल गई? तो सारे कपड़े शरद के हैं। हाँ, तुमने पहचाने नहीं? पर तू तो इतने अच्छे से इस्त्री कर रखे हैं। इसकी तो जूते तक पॉलिश की हुई। हाँ। ये सब छोड़ो ना, तुम यहाँ आओ मेरे साथ कुछ बातें करो ना। बताइए। कुछ भी, कोई अच्छी सी बात। क्या? मेरी माँ चाहती है कि तुम लड़के वगैरह की तलाश कर रही शादी के लिए या नहीं? अरे और कोई मतलब दिखाती नहीं। तुम लोग क्यों बेचारे को परेशान कर रहे हो? माँ, अब ना इन लोगों की बातें ही छोड़िए। आइए हम अपनी बातें करें। वैसे तुम सब में समझदार नहीं है। अच्छा अनु, तुम्हारी माँ कैसी है? अभी भी अलग रहने की बात करती है? अब तो पहले से काफी शांत हो गई है और अलग रहने की बात भी नहीं करती। लेकिन मुझे लगता है कि बाबूजी की जेल से छूटने के बाद वो दोनों साथ में ही रहेंगे, पर बम्बई। वैसे अच्छी बात है, तुम्हारे बाबूजी दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। मेरी तरफ से उनको जो जी में आए वो करे। और तुम दूसरी लड़कों से मिलती जुलती हो? आप ये जानना चाहती हैं कि मैं शरद का इंतजार कर रही हूँ या नहीं? नहीं, भला मैं कैसे आशा कर सकती हूँ कोई? पर आप जानना तो यही चाहती हूँ। हाँ, तुम माँ, सच बात तो ये है कि अब मैंने शरद के बारे में सोचना छोड़ दिया। सच? आप ही बताइए ना, इस बारे में सोचकर अब क्या फायदा? आपको लगता है कि वो अभी भी वक्त? देखो अनु, अखबारों में खबर तो आती है शरद के पहले के भी लापता लोग लौटे हैं। माँ, पूरी दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं होगा तो 3 साल बाद भी ये सब सोचता होगा। तुम इस बारे में निश्चित हो? हाँ एकदम। ठीक है, तुम होते हो तो हुआ करो, पर हर माँ अपने खोए हुए बच्चे का इंतजार करती है और ये बात अखबार में नहीं आती है। माँ, आप तो एकदम सर। ऐसी बहुत सारी बातें जो तुम लोग नहीं जानते हो। उसमें से एक मैं तुम्हें बताती हूँ अनु, तुमने हमेशा उसका इंतजार किया है। तुम नहीं चाहती, तुमने अपने मन में जरूर उसके लिए
उसके मन में क्या है ये वो नहीं कर। अनु इनकी बातें मत सुनो, तुम अपने दिल की सुनो, बस अपने दिल की। माँ आपका दिल उसे जिंदा क्यों मानता है? क्योंकि उसे जिंदा होना ही है। क्यों? क्योंकि कुछ बातों को होना ही होता है और कुछ बातें नहीं होती है। जैसे भगवान है, जैसे सूरज है, उसे निकलना ही होता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो नहीं होती है, और अगर होती तो मुझे जरूर पता चलता, जैसे मुझे पता चल गया था उस दिन जब प्रदीप भयानक मोर्चे पर गया था। उस दिन बिस्तर से सिर उठाना मुश्किल हो रहा था। पूछो इसे, प्रदीप तो एकदम खत्म हो चुका था। अनु मैं सही कह रही हूँ, तुम मेरा विश्वास करो, मैं सही कह रही हूँ अनु। अरे कमला बस भी करो। अरे अनु, सीताराम कैसा है? क्या उसके पैरों पर छूटने की कोई उम्मीद है? क्या लोग अभी भी बाबूजी के बारे में बातें करते हैं? नहीं, उनके बारे में आप कोई बात नहीं करते। अरे सब भूल भुला गए बेटी। क्या लोग अभी भी उस मुकदमे की चर्चा करते हैं? अरे भाई अब मेरी बीवी को छोड़ के तो उसका नाम भी नहीं लेता है। हाँ, क्योंकि तुम बच्चों के साथ 24 घंटा पुलिस खेला करते हो। पास पड़ोस के लोग तो इनके मुंह से जेल के सिवा कुछ सुनते ही नहीं। दरअसल बात क्या होती मालूम है भाई, जब मैं जेल से लौटा ना तो मोहल्ले के बच्चे मेरे पीछे पड़े रहते थे। अरे जेल की कहानियां सुनने के लिए मुझे घेरे रहते थे। तब तुम ही बताओ कि मैं क्या करता? हाँ, क्या करते? बच्चों को तमगे लाला कर बांटे, उन्हें बैच दिए, बंदूक निकाल कर दिखाई। ये तो बच्चों के साथ एकदम बच्चा बन जाते हैं। आप लोग इस बात पर ऐसी बातें करके मतलब हंस भी लेते हैं, कितनी अच्छी बात है। तो तुम्हें क्या लगा? हम लोग जब यहाँ से गए थे तो सबकी जबान पर एक ही बात थी, हत्यारा। याद है कैसे वो मिसेस शर्मा सामने खड़ी होकर चिल्लाया करती थी? सब यही है अनु। बेटा तुम चिंता मत करो, देखो ये हत्यारा कहने वाले सब लोग अरे हर रविवार को यही इकट्ठा होते हैं, ताश खेलते हैं मेरे साथ और हंसी खुशी जीत का पैसा लेके चले जाते हैं। तुम इसको क्यों भ्रम में रख रहे हो? अनु देखो तुम्हारे पिताजी के बारे में अभी भी चर्चा करते हैं ये लोग। अरे इनकी बात तो और थी, ये तो जेल से रिहा हो गए, लेकिन सीताराम अभी भी जेल काट रहे हैं। अरे बेटा देखो तुम मेरी बात सुनो, देखो जैसा मैंने किया है ना वैसा तुम करो, सब ठीक हो जाएगा। जानती हो मैंने क्या किया? अरे जब मैं जेल से लौटकर आया ना तो मैंने गाड़ी गली के कोने पर छोड़ दी और सर तक उठाए हुए सीधा तारा को सीधा घर की ओर बढ़ा। सबको खबर थी कि मैं आ रहा हूं। मैं कौन? जिसने मिलिट्री को रद्दी सिलेंडर सप्लाई कर दिए, जिसकी वजह से 21 जहाज जमीन पर आ गए। परवाह थोड़ी की। अरे हर तरफ रास्ते भर में खिड़कियों पे बरामदों में लोग मक्खियों की तरह लगे खड़े थे, पर मैं सबके बीच में से सीधा निकल। हाईकोर्ट का फैसला मेरी जेब में था, मुझे क्या करना? अब इसका नतीजा क्या हुआ मालूम? बेटा 1 साल के भीतर मेरा काम फिर से चल निकला, शहर में सबसे बड़ी दुकान मेरी हो गई और मैं इज्जतदार आदमी कहलाने लगा, पहले से भी ज्यादा। बेटा तुम लोगों ने सबसे बड़ी जो भूल की मालूम क्या है? अरे तुम इस मोहल्ले से चले गए, तुमने सीताराम के लिए थोड़ी सी मुसीबत खड़ी कर दी है। वो बेचारा जब आएगा ना तो उसे तकलीफ होगी, लेकिन बेटा मैं तो फिर भी यही कहता हूँ कि वो जब भी जेल से वापस आए उसे सीधा इसी मोहल्ले में आना चाहिए। तो आपके मन में बाबूजी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं है? अरे बेटा मैं जबरदस्ती किसी को सूली पर चढ़ाने को विश्वास नहीं करता। वो तो आपके पार्टनर थे, उन्होंने तो आपको कीचड़ में घसीटा था। हाँ बेटा देखो जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं खुश नहीं, लेकिन बेटा क्षमा तो करना ही पड़ता है ना। और माँ? देखो बेटा मेरी बात सुन, तुम अगली बार जब से लिखोगा तो मैं उन्हें चिट्ठी नहीं लिखती। अरे अनु तुम बार-बार ऐसे बेटा क्यों? मैं उन्हें कभी चिट्ठी नहीं लिखी है, भैया ने भी नहीं। तुम ऐसा ही सोचते हो? हाँ, इतने पायलटों की मौत की वो जिम्मेदार हो। अरे प्रदीप ये क्या बोल रहे हो? तो क्या कोई ऐसे कहता है? तो और कोई क्या कह सकता है? पुलिस वाले जब मुझे पकड़ कर लेकर गए थे, मैं कितना रोई थी। हर मिलने के दिन उनसे मिलने जाया करती थी। फिर इसी बीच शरद की खबर आई, तब मुझे लगा कि इस तरह किसी पर भी रहम करना गलत है। पिता हो चाहे जो हो, इस स्थिति पर बस एक ही तरीके से सोचा जा सकता है।
जानबूझकर उन्होंने रद्दी सिलेंडर सप्लाई किए। आप लोग कैसे कह सकते हैं कि मरने वालों में शर्म नहीं था? अनु, जब तक तुम यहाँ हो इस बात को दोबारा जुबान पर मत लाना। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, आप लोग उनसे नाराज नहीं? अनु, तुम्हारे पिताजी ने जो भी किया है उसका संबंध शरद से नहीं है। पर हमें क्या मालूम? अनु, मैं अंदर जा रही हूँ चाय बनाने, सिर दर्द हो रहा है। देखो बेटा मेरी बात सुनो। लाला जी छोड़िए तुम आ रहे हो? हाँ तुम चलो मैं देखो बेटा वो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती। लाला जी रहने दीजिए, बंद करिए इसे। अरे तो तुम क्या चाहते हो भाई? तो सारी जिंदगी ऐसी सोचती रहे। देखो तुम जानते हो कि शरद भी 40 प्लेन नहीं चलाता था, वो सिलेंडर भी 40 प्लेन में थे। तो कौन चलाता था? जानवर। लाला जी दूसरों का मरना आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता। देखो कभी सीताराम ने बेवकूफी की है। अरे हत्यारा तो मत बना। देखो देखो बेचारी की क्या हालत हो गई। देखो उस दिन जो भी कुछ हुआ था मैं तुम लोगों को ठीक ठीक बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो तुम लोग। बेटा लड़ाई का जमाना था, सिलेंडरों की पूरी तरह मांग हो रही थी, टेलीफोन पर टका देता था, दरवाजे पर लाल होता था। अरे मांग पूरी कर पाना मुश्किल हो रहा था। अब इसी बीच उस सिलेंडर में हल्की सी दरार, बहुत हल्की सी। मैं कहा था नहीं। सीताराम को डर लगा कि मुझे पता चलेगा तो मैं गुस्सा होऊंगा, तो उसने किसी तरह उन दरारों को भर दिया और मार लगा। मैं बेटा मानता हूं कि उसने गलती की है, उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं होता तो बेटा यही बोलता ना, अरे कोई बात नहीं, खराब हो गया तो हो गया, लेकिन खराब माल मत भेजो। लेकिन उस बेचारे में इतना दिल कहां, वो बहुत छोटे दिल का आदमी है। पर एक बात हो बेटा, उसे पूरा विश्वास था कि दरार भर जाने से सिलेंडर अच्छी तरह काम करेगा। देखो बेटा मानता हूं कि सीताराम ने गलती की है, लेकिन हम उसे हत्यारा तो नहीं कह सकते ना। अच्छा होगा कि इतनी सारी बातें भूल जाए। देखो बेटा जिस दिन शरद की खबर आई ना, उस दिन वो मेरे बगल वाली कोठरी में था। अरे आधी रात तक रोता रहा बेचारा। उन्हें पूरी रात रोना चाहिए। अरे अनु तुम बार-बार लाला जी आप बंद करिए कि नहीं? तुम शांत हो जाओ। लाला जी तो सबका भला ही चाहते हैं। हाँ बेटा मैं तो सबका भला चाहता हूँ, सबको सुखी देखना चाहता हूँ। अरे अब अनु जैसी बहू हमारे घर में आ गई है, तो सब ठीक करके रखना पड़ेगा कि नहीं? केवल अरे आया भाई, अरे तुम लोग बात करो, मैं आता हूँ। वो ऐसे चिल्लाती रहेगी। लाला जी भी बड़े मजे के आदमी है। है तो और पूरी दुनिया में तुम ही ऐसे हो जो अपने माँ बाप से इतना प्यार करता है। मैं जानता हूँ। आजकल इसमें पैसे नहीं है। नहीं अच्छी बात है। देखिए यहाँ मौसम सच में बहुत अच्छा है। हाँ मौसम तो वाकई अच्छा है। अनु तुम्हें यहाँ आने का अफसोस तो नहीं? नहीं अफसोस तो नहीं है, पर मैं यहाँ ज्यादा दिन रुकूंगी। क्यों? वो माँ ने मुझे अरे देखा, तुमने भी गौर नहीं किया ना। नहीं। और मैं आई हूँ तब से तुम भी कितने बेचैन से हो। अनु दरअसल मैंने सोचा था कि सारी बातें तुमसे इत्मीनान से धीरे धीरे करूँ, लेकिन ये लोग तो मान बैठे कि हम सब कुछ तय कर चुके हैं। मैं जानती थी कम से कम माँ को तो ऐसा ही लगता होगा। तुम कैसी बात है? तुम भी सोचो उनकी नजरों में मेरे यहाँ आने का और क्या कारण हो सकता है। मतलब तुम जानती हो मैंने तुम्हें याद क्यों बुलाया? जानती हूँ तभी तो आई। अनु मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। ये देखो मुझे कोई कविता नहीं आती, सीधे साधे ढंग से अपने मन की बात कहना मैं ठीक लग रहा है। नहीं मैं भी नहीं चाहता था कि यहाँ पर ये तुमसे बात करूँ। मैं चाहता था कि कोई अलग जगह होती, कोई हम तुम दोनों एक दूसरे के लिए अलग होते
तुम्हें अजीब लग रहा है ना। देखो अनु, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी इच्छा से स्वीकार करो, तुम पे कोई दबाव नहीं डालना चाहता। मैं तो एक अरसे से तुम्हें स्वीकार किए हुए हूँ। मतलब तुम शरद को भूल चुकी? उसके बारे में इस तरीके से सोचकर अब क्या फायदा? जानते हो, 2 साल पहले मेरी शादी लगभग पक्की हो चली थी। तो तुमने की क्यों? उसी दौरान तुमने चिट्ठियां लिखना जो शुरू किया। मतलब तुम्हें तभी आभास हो गया? हाँ, तो बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी, पर तुमने इतने समय तक कुछ लिखा ही नहीं। और फिर जब लिखा तो इतना घुमा फिरा कर कि मुझे कुछ समझ नहीं। मैं भी तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम इतने दिनों तक खामोश क्यों रहे? मुझे ऐसा लगता रहा जैसे मैं ही तुम्हारे लिए पागल हो जा रही। अब हम लोग साथ रहेंगे। मैं तुम्हें सारी कुछ करूँगा, सारी कुछ। तुम यहाँ से नहीं मुझे। क्यों? मैं माँ का डर है। नहीं, माँ का डर नहीं है। तो फिर क्या बात है? बताओ। तुम्हारी बातों से भी मुझे ऐसा लगता रहा जैसे तुम्हें कोई ना कोई उलझन है। बताओ। कैसे बतलाऊं? क्या बतलाऊं? बतलाओ मुझे। शायद तुम ठीक कह रही थी। सब कुछ उलझ सा गया है। तुम जानती हो, मैं एक बार लड़ाई के लिए विदेश गया था। हाँ। वहां मैंने अपने सारे साथियों को खो दिया, कितना? सबको। अनु, ये सब भूल पाना बहुत आसान नहीं होता है। हम लोग सब साथ में हैं। एक दिन बारिश हुई और मेरे साथी ने मेरी जेब में अपना सूखा मोजा डाल दिया क्योंकि मेरा गीला हो गया। ऐसी एक नहीं, छोटी छोटी अनेक घटनाएं होती थी जो इस बात का सबूत थी कि हम लोग अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए जी रहे। और फिर देखते देखते सब काल में चले गए। थोड़े भी स्वार्थी होते ना लोग तो आज जिंदा होते। तुम समझ रही हो? अनु, वहां के लोगों के लिए इतना कुछ हुआ और यहाँ के लोगों के लिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके बलिदान का कोई महत्व ही नहीं था। मैं खुद यहाँ आया और लाला जी के साथ काम में छूट गया, लेकिन कहीं कुछ था जो गलत था। ये ऐशो आराम, ये घर बार, ये नौकर चाकर, ये गाड़ियां मोटर, ये कारखाना सब लोग मुझे कचोटते हैं, सब कचोटते हैं। मुझे तो बहुत करने का क्या अधिकार है? अनु, जब आदमी के लिए आदमी के मन में जगह ना और ये सब नोच खसोट के बनाया गया हो तो उसकी क्या कीमत रह जाती है? नहीं अनु, नहीं अनु, ये सब लूट का माल है, लूट का। इस पर मेरे लोगों के खून का धब्बा लगा है। मुझे सब स्वीकार नहीं है, मुझे सब स्वीकार नहीं है। और शायद तुम भी उसी में शामिल थी। मेरी बात सुन। तुम्हें अभी सब कुछ सोचना एकदम से छोड़ देना, ठीक है? देखो, तुम्हें सब चीजों का भोग करने का अधिकार है। मैं भी उसमें शामिल हूँ। और रुपया पैसा, उसमें क्या बुराई है? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लाला जी ने इतने सारे जहाजों के लिए सिलेंडर बना कर दिए। जो कोई इतना करे उसके बदले में कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। नहीं, मैं तुम्हारे लिए कैसे कमाऊंगा? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ला कर दूंगा। जी? बेटा, तुम्हारे भाई का फोन नहीं आया बात से। भैया तो क्यों? पता नहीं, तुमने बात करेंगे। जल्दी आओ। आई। सुनो, माँ से अभी कुछ कहना चाहिए। नहीं, अभी नहीं कह। मैं आपको बात करूंगा। अरे भाई, तुम क्या गुस्से कर रहे हो? जाओ बेटा जल्दी। लाला जी, मैंने और अनु ने शादी करने का फैसला कर लिया। आपने कुछ कहा नहीं? ठीक है बेटा, मैं खुश हूँ। हाँ? कल्याण ने इलाहाबाद से फोन किया। इलाहाबाद से? हाँ, क्या अनु ने उसके इलाहाबाद में होने की बात तुम्हें बताई? नहीं, मुझे लगता है कि उसको भी ये बात पता नहीं हो। तुम
दोनों को अच्छी तरह जान रही खाला जी ये क्या सवाल कर रहे हैं? नहीं, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इतने सालों तक कल्याण अपने पिता से मिला करना था और आज वो नहीं गया और अनु यहाँ आई तो देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि ये मेरा पागलपन है, लेकिन मन में आए मेरी बात रहती नहीं है बेटा। नहीं, अनु के मन में मेरे लिए कोई बुरा ख्याल तो नहीं है। क्या कह जा रहे हैं? देखो बेटा, कोर्ट में अंतिम दिन तक सीताराम मुझे ही दोषी बताता था। अब अनु उसी की बेटी है। ऐसा तो नहीं कि कुछ पता लगाने के लिए भेजा गया। क्या पता लगाना तो है क्या? तब तुम इतनी गर्म क्यों हो रहे हो? आगे हुआ क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। खाला जी अब क्या कह जा रहे हैं? खैर छोड़ो बेटा। देखो मैं ना सब कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। क्या? भाई मैं चाहता हूँ कि ना फन का नाम बदल करना प्रदीप कुमार लिमिटेड कर देना चाहता हूँ। नहीं आप जगह प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड ही रखिए। नहीं बेटा, देखो मुझे कई बार ऐसा लगता है ना कि तुम ना ये धन दौलत के कारण बहुत शर्मिंदा रहते हो। खाला जी ऐसा क्यों सोचते हैं आप? बेटा मेरे धन दौलत में कोई बुराई नहीं है। खाला जी क्यों कहे जा रहे हैं ये सब? वो तुम्हारे सर में जब भूत सवार होता है तो किसी की सुनते थोड़ी हो। पर बताओ कि उन्होंने क्या कहा? अच्छा ठीक है तो यही आ जाओ। हाँ सब यही है, यही रहेंगे, कोई भाग थोड़ी ना जाएगा। हाँ ठीक है। देखो बेटा, प्रदीप मेरी बात सुनो। देखो मैं तुम्हारी खातिर कमला को राजी कर दूंगा। अरे आज रात ही हम इस बारे में फैसला ले लेंगे। देखो बेटा, बहुत धूमधाम से शादी होगी, दावतें होंगी, शहनाइयां बजेगी, बहुत धूमधाम से शादी होगी। क्या बात? भैया आ रहे हैं। हाँ 7 बजे की गाड़ी से पहुंच रहे हैं। मैंने सीधा यहीं आने को कह दिया। अच्छा सीताराम बीमार है क्या? नहीं बीमारी की तो कोई बात भैया ने नहीं कही। हाँ कोई ना बेवकूफी भरी बात उनके दिमाग में आई होगी। आप तो जानते ही है ना उनको। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये कल्याण यहाँ आ क्यों रहा है। ये सब करने के लिए इतनी सुंदर पैंट पहनने की क्या जरूरत थी? वैसे पेड़ कट जाने से रोशनी हो गई है ना? हाँ ये तो है। माँ आप याद क्यों हो जाती? ऊपर दम घूम रहा है बेटा। अच्छा मैंने बेल का शरबत बनाया, कल्याण को बहुत पसंद है, तुम्हें दूं? नहीं आप जल्दी तैयार हो जाइए। दादाजी सो रहे हैं अभी तक? हाँ परेशान है, जब परेशान होते हैं तो सो जाते हैं वो। प्रदीप जी बेटा देखो हम दोनों का मुंह तो बंद है। लाला जी और मैं हम बेवकूफ हैं, हम तो समझते नहीं। देखो तुम्हें हमारी रक्षा करनी होगी बेटा। माँ आपको किस बात कर रहे हैं? कोर्ट में अंतिम दिन तक सीताराम मेरी के ऊपर सारा दोष डाल रहा था। अब फिर से अगर वो बात उठी तो मुझसे नहीं रहा जाएगा बेटा। तुम माँ कल्याण तो बेवकूफ है, आप उसकी बातों पर महत्व क्यों दे रही हैं? बेटा बेटा वो हमसे घृणा करते हैं। मुझे लगता है अनु भी। माँ देखो घृणा बहुत बुरी चीज है। घृणा के बारे में पता नहीं लोग क्या कर डालते हैं। तुम आप फिक्र क्यों करते? मैं हूँ सब देखिए आप तैयार होइए। अच्छा सुनो मैं क्या बोल रही थी, तुम एक काम करो, तुम कल्याण के साथ अनु को भी विदा कर देना। माँ आप क्यों फिक्र कर रही हैं? आप तैयार हो जाएंगे ना, मैं देख लूंगा सब। हाँ बाकी तबीयत कैसी है? क्या फर्क पड़ता है, हम जितने बीमार होते हैं उससे ज्यादा जीते हैं। चलो
लो बातें करते हैं, अभी आ रही हूँ। आज सुंदर लगी। माँ से कह दो ना, ये छोटी सी पीठ बहुत अजीब लग रहा है। तुम तो काबुली हो, काबुली वाला बात करो ना, क्या हुआ? तुम लोग तैयार भी हो गए? कितना बजा? लाला जी, हम कब से आपको उठने का इंतजार कर रहे हैं। आप भी तैयार हो जाइए, शेव कर लीजिए। अरे भाई, शेव करने की क्या जरूरत है? सब ऐसे ही ठीक है। और आजकल तो इसी का फैशन है। क्यों हनु? हनु, बेटा मैं ये सोच रहा था कि कल्याण बम्बई में क्या कर रहा है? अरे यही आ जाए। मेरी इतनी जान पहचान है, जल्दी प्रैक्टिस समझ जाएगी। लाला जी आप कितने भले हैं। अरे भाई बेटा, ऐसी बात मत बोलो। देखो भाई, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम लोग ना मुझे समझो। देखो भाई, मैं जब प्रदीप की तरफ देखता हूँ, अरे तुम दोनों की तरफ देखता हूँ, देखो भाई मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। मैंने तो जीवन में जो कुछ कमाया है वो इस बेटे को है। भाई मेरी तो यही उपलब्धि है। भाई आप देखो, साल 2 साल बाद सीताराम जेल से छूट कर तुम तो के पास ही तो आएगा। भाई अपने बच्चों के पास ही तो। देखो भाई, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि उसकी वजह से मेरे और प्रदीप के बीच में कोई दीवार खड़ी ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा लाला जी। मैंने कहा कि तुम बच्ची हो, दुनिया देखी है मैंने, बेटी बेटी होती है और बाप बाप। देखो मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम सिर्फ जेल में जाकर मिलो और उसे कहो कि मैं उसे फिर से खाने में रखना चाहता हूँ। आप उन्हें फिर से पार्टनर बनाएंगे? नहीं, पार्टनर तो नहीं, हाँ पर एक अच्छी सी नौकरी दे दूंगा। देखिए लाला जी, आप बाबूजी के लिए कुछ करें ऐसा जरूरी नहीं। बेटा जरूरी तो उसे कुछ कारण है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता तुम्हारी खातिर। तो आप मुझे उतारिए, बस गले मत लगाइए। लाला जी, उनका आपकी घर में कोई दखल मुझे पसंद नहीं, पर ऐसी बात मत करा कीजिए, लोगों को समझते नहीं है। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये उसके साथ ऐसी जाति क्यों करती है? लाला जी, वो उसका बाप, उसके साथ जो कुछ करे हमें क्या लेना देना? देखो प्रदीप, बाप बाप होता है, तुम समझते क्यों नहीं ये बात? देखो भाई, मैं तुम पर गुस्सा नहीं होना चाहता। तुम लोग बात करो, मैं तैयार हो रहा हूँ। बाहर गाड़ी में, और मेरी बात मानो तो उसे अंदर मत बुलाओ। क्यों? क्या हुआ? अरे भाभी जी की तबीयत खराब है और ये सब कांड उनके सामने ठीक नहीं होगा। कैसा काम? इतनी अनजान मत बनो, तुम भी जानती हो कि वो यहाँ क्यों आ रहा है। उसकी आंखों में खून उतर आया है। क्या कहे जा रहे हो ये सब? अरे मैं इतना चाह रहा हूँ कि उसे गाड़ी में कहीं दूर ले जाओ और वहीं से बात कर लो उससे। देखो भैया के साथ मैं बात करूँ। नहीं, यार तुम समझ क्यों नहीं रहे? उससे वही बातों का खुलासा कर लेना ना। किसी को उसका डर नहीं है, समझे? चलो चलो आओ। चलो यार, अरे आओ भाई, आओ 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 आओ। बस बात ना खड़े लगे। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ वो तो है, लेकिन माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, उससे मिलोगे नहीं? भैया, तुमने क्या हालत बना रखी है? बेलची की कमीज पहन लेते। कल्याण, बेल का शरबत पियोगे? मारे बनाया तुम्हारे लिए। अच्छा आओ बैठो, आओ आओ बैठो। तूने अभी तक क्या? अरे हाँ भाई, कितना बेल का शरबत तुमने घर में पिया है, भूल गए? बैठो। सब कुछ कितना अटपटा लगता है। मैं यहाँ फिर लौट रहा था। क्या बात है भैया? कुछ नर्वस लग रहे हो? नहीं, कुछ खास नहीं। बहुत बड़े आदमी हो गए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम अपना सुनाओ, वो गलत कैसी चल रही? पता है, जब पढ़ता था तब लगता था कि कानून ही सब कुछ है। अब लगता है कि वो कुछ भी नहीं।
ये कल रात को आगे से गिरा। ये हमने शरद की याद में लगाया। क्यों? उसे भूल जाने का डर था। इस पेपर का क्या मतलब? बाबूजी का है, उन्होंने दिया है। अब से बराबर मेहनत करूंगा। बाबूजी कैसे हैं? पहले से छोटे हो गए। हाँ, वो एक अदना इंसान है। और दूध पीतों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा हुआ जो मैं आज उनसे मिलाया। कौन जाने साल 2 साल को टिके या ना टिके। क्या बात है कल्याण? कोई खास परेशानी? परेशानी? हाँ? यही कि एक बार किसी को दूध पीता बच्चा बना लो तो बना लो, पर दोबारा नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? नवी शादी कर ली है नहीं? लेकिन दोनों ने तुमने शादी कर ली है कि नहीं? तुम इससे शादी नहीं करती। क्यों? इसलिए कि इसके पिता ने हमारे परिवार को बर्बाद किया। अरे यार तू प्रदीप, हमारे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। वैसे मेरे साथ घर लौट चलने को कहते हैं। क्यों? तुम्हारे कहने में वर्षा हो जाएगा क्या? हाँ! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसी बदतमीजी से बात करने को मतलब? तुम मुझे तमीज मत सिखाओ। भैया तुम 2 मिनट बैठो इधर बैठो। बैठो इधर। मुझे बताओ कि क्या हुआ है? जब मैं बम्बई से आई थी तब तो कुछ भी नहीं था, पर अब यहाँ पर आके अब से सब कुछ उलट गया है। बाहर चले आने के बाद मुझे कुछ चैन नहीं मिला। मुझे लगा कि हमारी शादी के बारे में बाबूजी को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन उसे कहना कितना मुश्किल था। हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं अनु। हम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है। इतने बरसों तक हमने उसकी कोई खोज खबर नहीं। तुम नहीं जानती उन्होंने कितना कुछ भोगा है, उन्होंने उनके साथ कितना कुछ किया गया। तुम नहीं जानती। यदि जानती तो यहां नहीं होती। उसी दिन का किस्सा बाबूजी ने खुद सुनाया। उन्होंने टेलीफोन से बार-बार चंदा प्रसाद को कारखाने बुलाया कि सिलेंडर में दरार पड़ गई है, खुद देख लो, समझ लो, तो माल सप्लाई किया जाए। लेकिन सुबह से शाम हो गई, उन्होंने दर्शन करने दी और शाम को टेलीफोन पर ही कह दिया कि अच्छी तरह दरार भरकर माल लगा दो। तुम्हारी बात पूरी हो गई? नहीं। और वो आए क्यों? उन्हें अचानक निमोनिया हो गया। अचानक उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, लेकिन टेलीफोन पर। और टेलीफोन पर कही हुई बात को मुकर जाना कितना आसान होता है। बोलो, तुम इसके साथ रहोगी, इसका क्या खाओगी, इसकी भी मारोगे तुम? कल्याण, तुम मेरे घर में रहते ही सब कह रहे हो। लेकिन कोर्ट में तो और तुम्हारे पिताजी को नहीं जानते हो, लेकिन तुम तो जानती हो। तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि सब चंदा प्रसाद ने किया। धीरे बोलो कल्याण, नहीं तो तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। अनु, इसे बाहर जाने को कहो। भैया ये बातें मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। पिताजी ने ये बातें कोर्ट में भी कही है, और तुम जानते हो ना वो कैसे अपनी बातों से पलट जाया करते थे। अच्छा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये आंखों में देख के चलाओ। तुम अपने पिताजी को जानते हो अच्छी तरह। क्या वे ऐसे मालिक हैं कि उनकी जानकारी के बिना उनके कारखाने से 21 गाड़ी सिलेंडर चले जाए और उन्हें कोई खबर तक ना हो? हाँ ऐसे मालिक। अच्छा, क्या ये वही जमुना प्रसाद है जो खुद दुकान छोड़ने से पहले ये चेक करता है कि हर लाइट बुझा दी गई है नहीं? हाँ वही जमुना प्रसाद। वही जिन्हें यहाँ तक मालूम होता है कि एक दिन में किस मजदूर ने कितने मिनट बीड़ी पीने में लगाया। हाँ वही आदमी। मेरे बाबूजी जो एक तमीज तक बिना किसी किराए के लिए खरीदते हैं, और वो इतना बड़ा काम केवल अपनी जिम्मेदारी पर कर सके। हाँ अपनी जिम्मेदारी पर, क्योंकि वो बुझती है बुझते। जब जिम्मेदारी संभालने का मौका आया तो सारा दोष किसी और के सर में डाल दिया। ओह प्रदीप, तुम झूठ बोल रहे हो। कल्याण, कल्याण बताओ तो आखिर बात क्या है? तुम पहले तो कोर्ट की बात में यकीन करते थे, आज क्या हो गया तुम्हें? आज मेरा विश्वास के चोट पे मैं कोर्ट के फैसले पर इसलिए यकीन कर रहा क्योंकि तुम करते थे। हमारे पिताजी ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या कहे जा रहे हो? लेकिन इसे नहीं छीन सकते। तुम अपना सामान बांधो। इस घर की एक एक चीज खून से रंगी हुई है, और
और तुम्हारी जैसी लड़कियां नहीं रह सकती। अनु, तुम्हें इसकी बात पर यकीन है? देखो ये सब सच नहीं है। अरे वो क्या कहेगा? जमुना प्रसाद इसका पिता है और तुम्हें इन बातों का कभी ख्याल नहीं है? ख्याल मतलब पर तेरी बात आया करती है कल्याण। अनु, ये जानता है, ये समझने की कोशिश करो। तो देखती नहीं कि बाप बेटे जैसे आपस में प्यार करते हैं कि इस स्वाभाविक नहीं था कि फर्म का नाम जमुना प्रसाद से प्रदीप कुमार होगा। तुम इस मामले को हल करना चाहते हो? मतलब अपने पिताजी से मुझे बात करने दो। 10 मिनट में सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। सच्चाई मुझे मालूम। माँ की तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ कुछ झंझट खड़ा है। कोई झंझट नहीं होगा। होगा। कोई आ रहा है। कल्याण, तुम एक शब्द नहीं कहोगे। भैया सुन रहे हो? एक शब्द। तुम अभी लौटोगे ना? मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुलवा देती हूँ। तुम मेरे साथ चल रही हो अनु। भैया मेरे को तुम आंखों से कुछ मत कहना। तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। वाह। कल्याण, कैसे हो तुम? नमस्ते। क्या हाथ बना रखा है तुमने? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि जबरदस्ती अपनी जान मत खपाना। अनु, तुम तो कह रही थी कि वो एकदम ठीक है। ये ठीक रहने की सूरत है। मैं एकदम ठीक हूँ। मुझसे तो तुम्हारी ओर देखा ही नहीं जा रहा। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ठीक से खाना भी नहीं देती? हाँ? भूख नहीं लगती। अच्छा, मेरे घर खाएगा, भूख ना लगे तब मैं देखूं। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पकौड़ियाँ बना के लाती हूँ ना। हाँ, मुझे सचमुच भूख नहीं है। ये क्या हो गया तुम लोगों को? हम तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम लोगों की ये हालत। अच्छा अनु, तुमने इसको शरबत दिया? पूछा तो था। ऐसे थोड़ी होता है। कल्याण, तुम बैठो बेटा, बैठो। तुम्हारे लिए देखो मैंने शरबत बनाया। बैठो, पियो। अपनी हालत तो देखो पहले। चलो पियो। हाँ, मुझे सचमुच भूख लगी ना? मैं पकौड़ियाँ बना के लाती हूँ, एकदम गर्मा गर्म। हाँ, बैठ। चलिए मैं भी आपकी मदद करूँ। अनु, 8:30 बजे गाड़ी छूटती है। तुम जा रही हो? नहीं मालूम नहीं। कल्याण, भैया तुम अभी तो यहाँ आए हो, तो देखो जानो सब सोचना। हाँ कल्याण, तुम ऐसे बर्दाश्त कर रहे हो जैसे किसी प्रदीप बहाकर ये लोग जाना चाह रहे तो कोई नहीं वहां सिर्फ कल्याण जाना चाहता है बस। 1 मिनट मुझे प्रदीप आ जाए। अरे यार कल्याण, अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, है ना? अब देखो अगर यही हो तो अब कोई और कर। कल्याण हमसे क्या तर्क करेगा? और तर्क करने को रह क्या है? हाँ, देखो अब मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अब लाला जी भी बोल रहे थे कि तुम यहीं आ जाओ, यहाँ से अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। हाँ, मुझे यहाँ आने को कह रहे हैं। हाँ क्यों ना कहेंगे, हम तुम्हें अपना ही मानते हैं बेटा। वो सब छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, तुम उसको जानते हो? वो हाँ, उस सल्ला को जानते हो क्या? मैं उसी से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। अरे अरे वो मोटी धुलधुल, अरे वो कोई ब्याह करने के लायक? बस कर रहे हो तो हाँ? क्या बोल सकते हैं? हाँ जरा बोल बदल है, लेकिन उससे क्या सुशील है, समझदार है, खूबसूरत है। हाँ जो कल्याण, तुम्हारा तो सब कुछ कल्याण हुआ समझो। अरे कल्याण, आगे भी तुम। नमस्ते। नमस्ते। और सब मजे में तो? जी हाँ। अरे भाई आज रात हम सब बाहर खाना खाने चल रहे हैं। हाँ, तुम भी चल रहे हो ना हमारे साथ? नहीं, मुझे अभी निकलना है। मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला रही हूँ। अरे भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। अरे तुम अभी आए तो अभी वापस जा रहे हो? रास्ते में आते वक्त आपका कारखाना देखा, वो बड़ा हो गया। बड़ा तो क्या, बैठो। हाँ बैठो। बस थोड़ा हो। सीताराम से मिलने गए थे, कैसा है? अब आप क्या क्या बना देते? अरे भाई बहुत सी छोटी बड़ी चीजें हैं, इलेक्ट्रिक केटल, प्रेशर कुकर। कैसा है सीताराम? ठीक नहीं। फिर वही दिल का दौरा पड़ा क्या? नहीं, दिल का दौरा नहीं। इस बार उनकी आत्मा कष्ट पाए। कल्याण, चलो तुम्हें तुम्हारा पुराना घर दिखा रहा हाँ, हूँ। चलो। हाँ। नहीं, मुझे लाला जी से बातें करनी। अरे हाँ भाई, इतने दिनों बाद इससे भेंट हुई है। भाई देखो ना, किसी बदनसीब के साथ ऐसा ही होता है। अरे बड़ा आदमी गलती करे तो उसे अम्बेसडर बना दिया जाता है, कोई छोटा गलती करे
उसको ऐसी सजा मिलती है। और तुम सीताराम से मिलने गए, तुमने खबर नहीं दी। मैंने नहीं जानता था कि आपको उनमें दिलचस्पी है। मुझे दिलचस्पी है। देखो भाई कल्याण, मैं चाहता हूं कि उसे ये खबर हो जाए कि मेरे यहाँ उसके लिए अब भी जगह है, तो जब चाहे यहाँ आ सकता है। आप नहीं जानते, आपके कानूनों से वो घृणा करते। जानता हूँ कल्याण, लेकिन भाई वो बदल भी तो सकता है। हाँ, पर सीताराम ऐसे तो ना थे। हाँ, वो ऐसे ही हो गए माँ। लड़ाई में पैसे बनाने वाले को गोली मार देना चाहते हो। तब तो बहुत गोलियों की जरूरत पड़े। और अच्छा हो कि उन्हें एक भी ना मिले। बहुत अफसोस हुआ ये बात सुनकर। आप और क्या आशा करते थे नाना जी? अफसोस हुआ कि वो अब भी पहले जैसे ही है। उसने कभी भी अपना दोष स्वीकारना नहीं चाहता। तुम तो ये बात अच्छी तरह जानते ही हो। याद है उस बार? अरे कारखाने में सीताराम ने चलता हुआ हीटर खुद ही छोड़ दिया, पर किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं हुआ। अरे उसकी इज्जत रखने के लिए मुझे मुनीम को तो नौकरी से निकालना पड़ा था। और उस बार दलित को कितनी गालियां दी थी, किस बात के लिए? क्योंकि उसने गलत कंपनी के शेयर खरीदवा दिए थे। याद है ना सब कुछ? हाँ, मुझे सब याद है। अच्छा है कल्याण में तुम्हें सब याद है। तो बेटा ये मत भूलो कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो अपनी गलती मानने की बजाय दूसरों को गोली से मारना बेहतर समझते हैं। कल्याण, जाने की इतनी जल्दी क्या है? रात 12 बजे वाली गाड़ी से चले जाना। हाँ भाई देखो, हम सब रात में बाहर खाना खाने चल रहे हैं, तुम्हें भी साथ में चलना है। हाँ, चलना। ये चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ, ये हुई ना ताजे वाली बात। चलेंगे। बहुत जरूर चलना है। क्यों सरला को ले चले? नहीं, मैं तो बता। जाओ वो कपड़े। हाँ, हाथ को धो, बस परले शर्ट। कितना अच्छा लगता है। लगता है कि कहीं और है। और आप तो बिल्कुल नहीं करती। और लाला जी पर भी उनका कोई असर नहीं दिखा। अरे भाई मैं तुम सबसे तगड़ा हूँ, बीमारी को पास नहीं पटकने देता। हाँ, पिछले 15 साल से इन्हें सर्दी तक नहीं हुई है। एक बार के निमोनिया के। अरे भूल गई क्या? अरे तू लड़ा। हाँ, ये याद आया। मैं तो भूल ही गई थी बेटा। हाँ, क्या है ना कि वो उस वक्त इतने बीमार हो गए थे कि बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। मैंने कारखाना जाने की बात भी की थी ना। आपने क्यों कहा कि उन्हें कभी? अरे बेटा देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा। अरे बेटा, उस बात के लिए मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकता। अगर मैं चाह सकता ना तो सीताराम को कभी वैसा नहीं करने देता। लेकिन आपने क्यों कहा कि उन्हें आपको कभी सर्दी नहीं था? बस वो निमोनिया को छोड़कर बेटा। सुना तुमने? अब हर बीमारी आदमी को थोड़ी याद रहती है। निमोनिया याद रहता है। और खास करके जब उसी दिन हुआ जब आपका पार्टनर कोई बड़ी भूल कर बैठा। उस दिन क्या हुआ था लाला जी? बस मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में शरण के उसको करने की कोई बात सुनने को राजी नहीं हूं। कल्याण, तुम जा सकते हो। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। चले जाओ। भैया, भैया मेरी बात सुनो। भैया मेरी बात समझने की कोशिश। भैया। माँ, आपने अनु के कपड़े क्यों बटोरे? प्रदीप, मैं पूछ रहा हूँ, आपने अनु के कपड़े क्यों बटोरे? वो इस परिवार की नहीं है। तो फिर मैं भी इस परिवार का नहीं। वो शरद की मंगेतर है। शरद मर चुका है। शरद मेरा भाई था और मैं अनु से विवाह करना चाहता हूँ। कभी नहीं। पागल तुम चुप रहो। तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है। क्यों ना कहूं? मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। ये जो 3.5 साल से काम हो रहा है, मेरा अब जो कहना है मैं कहूंगी। वो लौटेगा और हम सबको उसके लिए इंतजार करना है।
सोचती रहोगी, पागल बनी रहोगी। मैं उसे नहीं भूल सकती हूँ, और तुम भी। माँ, मैं उसे भूल चुका हूँ बहुत पहले। तो अपने पिता को भी भूल जाओ, हमें भी छोड़ दो। इसका दिमाग खराब हो गया है। हाँ, एकदम। तुम्हारा भाई जिंदा है बेटा। माँ, क्योंकि अगर वो मरा है तो उसकी मौत तुम्हारे पिता के हाथों हुई है। समझ रहे हो? जब तक ये जिंदा है तब तक शरद जिंदा है। भगवान एक पिता के हाथों बेटे की मौत नहीं होने देता। समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो ना? बिल्कुल पागल हो गई है। इसका दिमाग खराब हो गया है। इसका दिमाग खराब हो गया है। पागल हो गई है बिल्कुल। लाला जी, आपने ये सब प्रदीप, बेटा तुम जानते हो कि शरद भी फोटो क्लियर नहीं चलाता था। और दूसरी, ये बिल्कुल पागल हो गई है। इसका दिमाग खराब हो गया है। आपने ये सब किया। मैंने कुछ नहीं। तुम क्या कहे जा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। लाला जी, आपने ये सब किया। आप बेटा तुम जानते हो कि शरद भी फोटो क्लियर नहीं चलाता था। और दूसरे को चलाते थे। बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? लाला जी, आपने किस लोगों को मौत के घाट उतारा? मैंने कैसे किसी को मौत के घाट उतारा? आपने सबकी हत्या की। मैंने कैसे किसी की लाला जी, आप ऐसा कैसे कर सकते? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? बेटा मैंने किसी की हत्या नहीं की है। प्रदीप मेरी बात सुनो। तुम ये क्या कहे जा रहे हो? मेरी बात समझने की कोशिश करो। लाला जी, आपने ऐसा कैसे? मैंने कुछ नहीं किया बेटा। मैंने सच में नहीं। कुछ बताइए। मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? कुछ बताइए। प्रदीप मेरी बात समझ। लाला जी, मुझे सच बताइए। अरे तुम्हें क्या कहता हूँ? क्या कहता मैं? बिजनेस में बहुत कुछ करना पड़ता है। अरे उस दिन सिलेंडर सप्लाई ना करता तो मेरा ठेका कैंसिल कर दिया जाता। 40 साल के घोर परिश्रम के बाद जो कुछ मैंने कमाया था सब 5 मिनट में बर्बाद हो जाता। सब 5 मिनट में बर्बाद हो जाता। मैं सच में ईमानदारी से कहता हूं बेटा, मैंने ये नहीं सोचा था कि उस सिलेंडर को जहाज में लगा दिया जाएगा। मैंने माना था कि उनके दोस्त का पता लगने के मुझे वापस कर दिया जाएगा। देखो बेटा, मेरी बात को समझ रहे लाला जी, आपने भेजा ही तो था। बेटा उस समय भेजना जरूरी था। उस समय भेजना जरूरी था। लेकिन मैंने माना था कि उनके दोस्त का पता चल जाएगा, उन्हें वापस कर दिया जाएगा। 1 हफ्ते तक खबर नहीं आई तो मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर खबर दे दूं। 10 मिनट से कहा है। आपने कहा कि उन्हें ठीक है जी, ठीक है। बेटा तीर हाथ से निकल चुका था। सिलेंडर जहाज में लगा दिए गए थे। 21 जहाज नीचे गिर रहे थे। पूरे अखबार भरे पड़े थे। हमारे हाथों में हथकड़ियां पड़ चुकी थी। एक मौका मिला था तुम्हारे लिए कुछ करने का। मैं इससे बस हो गया हूं प्रदीप। कौन सा मौका मिल सकता था तुम्हारे लिए कुछ करने का? बेटा मैंने सब तुम्हारे लिए किया है। सब तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, मेरे लिए क्या? क्या है यार? किस दुनिया में रहते हैं? मेरे लिए किया। मैं रोज मौत से लड़ रहा था और आप उन्हीं को मौत के घाट उतार रहे थे। मेरे लिए किया। लाला जी, आप आदमी है या जानवर? नहीं, नहीं, आप जानवर भी नहीं है, क्योंकि जानवर भी अपने बच्चों को ऐसे नहीं मारता। मेरे लिए किया। छी!
ऐसे कब तक बैठी रही हो जाइए। बस प्रदीप का इंतजार कर रही हूँ। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। अब 12 बज चुके हैं। मुझे कहाँ नींद आई? तुम किसी मरीज को देखने गए थे? हाँ, किसी के भी सर में हल्का सा दर्द हो जाए तो डॉक्टर की बुलाहट आ ही जाती है। अब चाहे दिन हो चाहे रात। क्या बात है आप कुछ? आज प्रदीप और दादाजी के बीच झड़प हो गई थी। झड़प के बाद पता नहीं वो गाड़ी लेकर कहाँ चला गया। कैसी जगह? ऐसे ही। उसके बाद वो उठ उठ कर रोने लगा था। ऊपर लेकर कोई बात नहीं? नहीं, कल्पना करो, तब से वो नीचे ही नहीं उतरी। दादाजी ने क्या कहा? किसे? आप निसंकोच मुझे कह सकती है, मुझे सब मालूम है। कैसे? ऐसे ही बहुत दिनों से। मुझे लगा था प्रदीप को सब पता है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि उसको इतना बड़ा धक्का लगेगा। हाँ, उसके लिए ये सब कहना बहुत मुश्किल है। आप और मैं कह सकते हैं, पर वो नहीं। और वैसे भी झूठ बोलने और उसे बर्दाश्त करने के लिए एक अलग मानसिक बनावट की जरूरत होती है। क्या मतलब वो लौटेगा नहीं? नहीं नहीं, वो आएगा, जरूर आएगा। सब लौट आते हैं और ऐसी निजी हलचलें सदा मर जाती है। आदमी समझौता कर लेता है और मुझे पता है कि वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। यही पार्क में होगा कहीं। मैं लेकर आता हूँ। ठीक। डॉक्टर क्या कर रहा है? उसका दोस्त घर नहीं लौटा। देखो कमला, उसका इतना यहाँ आना जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसे सब पता है। कैसे? पहले ही अनुमान लगा लिया था उसने। देखो कमला, मुझे सब अच्छा नहीं लगता है। क्या अच्छा नहीं लगता? अरे यही सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब बच निकलना मुश्किल है। किस्सा खत्म नहीं हुआ अभी तक। वो क्या कर रही है? पता नहीं क्या कर रही है। कमला, मैं उससे बात करूंगा। मुझसे मत पूछो। अरे पूछूंगा। मैं क्या हूं? मैं कोई नहीं हूं। मैं समझता था कि मेरा घर परिवार है, मेरा अपना घर परिवार है। कहां है सब? सब यही है, सब यही है। बस मैं तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि मुझ में और सोचने समझने की शक्ति नहीं रही। सोचने समझने की शक्ति नहीं रही। अरे जरा सी कोई मुसीबत आई नहीं, तुम में सोचने समझने की शक्ति नहीं रह जाती। तुम फिर से वही कर रहे हो। जब भी तुम पर कोई मुसीबत आती है तुम मेरे पर चिल्लाने लगते हो और सोचते हो कि इससे सारा मसला हल हो जाएगा। क्या करूं? अरे तुम ही बताओ कि क्या करूं? उसे बैठा कर सब कुछ कह दो। अरे तो उससे क्या होगा? उसे कह दो कि तूने जो कुछ भी किया है उसकी कीमत चुकाने को राजी हो। बस कीमत चुका? हाँ। और कैसे? मैं क्या कीमत चुका सकता हूँ? उसे कह दो तुम जेल जाने को राजी हो। मैं जेल जाऊँ? तुम नहीं जाओगे। वो जाने थोड़ी देगा तुम्हें। लेकिन तुम अगर उसे ये कह दो कि तुमने जो भी किया है उसकी कीमत चुकाने को राजी हो तो मैं क्या कीमत चुका सकता हूँ? मैं क्या कीमत चुका सकता हूँ? और कैसे? तो तुम अच्छे से जानते हो। देखो कमला, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम चाहती क्या हो। तुम धन दौलत चाहती थी, मैंने कमाया। अगर इसको भी अपनी तरह 10 बरस की उम्र में काम धंधे पर लगा देता ना तो सब ठीक होता। तब समझ में आती इसके कि पैसा कैसे कमाया जाता है, धन दौलत कैसे कमाई जाती है, दुनिया कैसे चलती है। मेरा क्या है? मैं 1 रुपए रोज में गुजर कर सकता हूँ। अरे तुम लोगों की खातिर ही होना होगा, तुम ना होगा। परिवार से बड़ी कोई चीज है। परिवार से बड़ा कुछ नहीं। उसके लिए है। वो मेरा बेटा है और मैं उसका बाप।
कोई चीज है ना कमला, तो मैं अपने आप को गोली मारूंगा। तुम करो ये सब। देखो कमला, तुम्हारे समझ में आ गया ना उसे क्या कहना है? समझ गई ना उसे क्या कहना है? वो मुझे अपने से अलग नहीं करेगा। वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो तुम्हारी इज्जत करता था। हाँ। तुमने उसका दिल तोड़ा है। ऐसे ऐसे करके शरत होता ना कमला, शरत होता तो कभी ऐसा नहीं करता। अरे वो जानता था कि दुनिया कैसे चलती है, पैसा कैसे कमाया जाता है। इसका तो जैसे दिमाग ही खराब है, सिर फिरा है ये, इसका तो रवैया ही दुनिया से अलग है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कमला, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमला। ऐसा दिमाग खराब मत कर, तुम बैठ जाना। कमला, मुझे तुम चिंता मत करो। आप लोग अभी तक जाना नहीं, चलिए सो जाइए, वो आएंगे तो मैं आपको खबर कर दूंगी। मुझे आप लोगों से कुछ मिलना है। मैं इस बारे में कुछ नहीं करूँगी। तुम कितनी अच्छी हो। मैं लाला जी को लेकर कुछ नहीं करूँगी, लेकिन आपको मेरे लिए कुछ करना है। आपने प्रदीप को अपनी ही नजरों में गिरा दिया। आपका मतलब ऐसा रहा हो या नहीं, पर मेरे सामने वो खुद को दोषी मानता है। आपको उनसे कहना होगा कि शरद अब नहीं है, और ये बात आप जानती हैं। समझ रही हैं? देखिए, मैं यहाँ से अकेले नहीं लड़ूंगी, मेरे लिए बाहर कुछ नहीं है। आप बस अपनी जुबान से ही बात कह दीजिए, आप उसे इंतजार कर दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे कह दो कमला। प्रदीप अपने आप जान जाएगा जब तुम्हारी और उसकी शादी होगी, तब उसका दिल मर जाएगा, क्योंकि सच्चाई उसे भी मालूम है और तुम्हें भी। वो अंतिम दिन तक अपने भाई का इंतजार करेगा, और तुम कल वापस जा रही हो अकेली। यही तुम्हारी जिंदगी होगी, एकदम अकेली। शरद अब नहीं रहा माँ। बस करो ये सब। माँ, शरद अब नहीं रहा। 25 नवंबर को उसकी मौत हो चुकी है। उसकी मौत हवाई जहाज में गड़बड़ी के कारण नहीं हुई, पर वो मर चुका है और ये बात मैं जानती हूँ। तब वो कैसे मरा? झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। अब जानती है ना मैं उससे कितना प्यार करती थी। उसके बारे में पता किए बिना क्या मैं किसी और की तरफ आंखें उठाकर देखती? देखिए, आपके लिए बस इतना ही बहुत होना चाहिए। मेरे लिए इतना काफी होना चाहिए। क्या बोल रही हो तुम? कमला, क्या कर रही हो तुम ये? लाला जी, आप अंदर जाइए। आप अंदर जाइए। राय तुमसे बोल रहा हूँ। वो क्या है? शरद ने अपनी आखिरी समय में चिट्ठी ली। यकीन मानिए, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं नहीं जानती थी कि बिना सिर्फ शादी की नौकरी आएगी। मैं ये चिट्ठी बस इसलिए लाई थी कि अगर आप और किसी तरह मानने के लिए तैयार नहीं हुई तब आपको ये चिट्ठी दिखाऊंगी। मैं आपको नहीं दिखाना चाहती ना। मैं आपको नहीं दिखाना चाहती ना। मुझे लगा तुम वो सब जा चुकी हो। कहाँ चली गई हो? हाँ, मेरे पास जाने के लिए अब कोई जगह नहीं है। माँ,
लाला जी कहाँ है? वो अंदर। अच्छा तुम दोनों यहीं हो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ। इस घर ने मुझे भी कायर बना दिया जो मैं आज जान पाया। यदि उस दिन जान जाता जिस दिन मैं यहाँ आया था तो लाला जी अब जेल में होते। मैं खुद न जाता हूँ। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम क्या कर सकते हो बेटा? मैं उन्हें जेल भेज सकता हूँ, जेल, समझी? लेकिन नहीं, मुझ में इतनी इंसानियत कहाँ है कि मैं ऐसा कर सकूं? मैं भी और लोगों की तरह दुनियादार बन गया हूँ। दुनिया में दुनियादार तो बनना ही पड़ता है ना। हाँ, कुत्ते बिल्ली सभी दुनियादार होते हैं, है ना? सब अपना अपना फायदा देखते हैं। अगर इस दुनिया में दुनियादार कोई नहीं है तो वो जो लड़ाई में अपनी जान कुर्बान कर देता है। क्या कभी एक दूसरे के खून के प्यासे सब कायर है, बुज़दिल है। जा रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी। तुम कहो, मैं इस बारे में कुछ भी करने को नहीं कहूँगी। तुम ना कहो लेकिन दिमाग को तो सोचोगी। जो मैं कह वो करो। क्या करूं? क्या करूं? करने को पता क्या है? अब लाला जी को जेल में भेजने से क्या फायदा? उससे कोई बड़ा वापस आ सकता है? लड़ाई में जो लोग बुज़दिल होते थे उन्हें हम शूट कर दिया करते थे, सब बांध के खाते थे। और यहाँ सब एक दूसरे के खून के प्यासे, कायर, बुज़दिल। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। थोड़ी कहने को बचा क्या है? प्रदीप, कहिए क्या कहना है आपको? तुम्हारे पास बहुत दौलत हो गई है, इसी बात की तकलीफ है ना तुम्हें? हाँ, इसी बात की तकलीफ है। तो ठीक है, ठीक हो, सब कुएं में डाल दो। मेरा क्या है? मेरी तो उम्र बीत चुकी है, मैं तो छुप चुका हूं। बताओ, क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूं? मैं क्या करना चाहता हूं? सवाल यह है कि आप क्या करना चाहते हैं? मैं क्या करना चाहता हूं? जेल भेजना चाहते हो मुझे? तो ये बताओ कि लड़ाई में किसने मुफ्त काम किया? किसने मुफ्त रसद सप्लाई किया? किस ठेकेदार ने मुफ्त काम किया? अरे किसने बहती गंगा में हाथ नहीं धोया? पैसा हमेशा से पैसा ही रहा है, चाहे लड़ाई हो चाहे अमन। तुम ही बताओ कि मैंने क्या गलत की? बोलो। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको और लोगों से अच्छा मानता था, क्योंकि मैंने आपको एक मामूली आदमी के रूप में नहीं बल्कि अपने पिता के रूप में देखा। माँ, बस मुझे दीजिए। नहीं ना मुझे दीजिए। अनु नहीं। प्रदीप, एक बात, शरद ने मुझे अपने अंतिम समय में लिखा। प्रदीप ये तुम्हारे लिए नहीं है। प्रदीप सुनो, तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ तुम। प्रदीप इन्हें कुछ मत बताना। प्रदीप सुनो मेरी बात। और 3 साल से केवल बात और बात। अब आप मुझे बताइए,
आपको क्या करना चाहिए? इस तरह से उसकी मौत हुई। अब आप मुझे बताइए आपकी जगह कहां है? शरद प्रिय से अली, पहले जो कुछ इस समय मैं महसूस कर रहा हूं उसे लिखना असंभव है, पर तुम्हें बतलाए बिना मुझे चैन नहीं मिल रहा। कल शाम को डाक मिली, अखबार भी। लाला जी और तुम्हारे बाबूजी के केस की खबर हेडलाइन में थी। मैं कह नहीं सकता मुझे कितनी तकलीफ हुई। तब से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सचमुच क्या जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? यहाँ लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं और वहां सब पैसा बनाने में जुटे हैं। लज्जा के मारे मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैं अभी मोर्चे पर जा रहा हूं, कभी न लौटने के लिए। शायद मैं लापता करार कर दिया जाऊं। यदि ऐसा हो तो तुम मेरा इंतजार मत करना। अनु, मैं सच कह रहा हूं, यदि लाला जी इस समय मेरे सामने होते तो मैं उनका गला घोंट देता। पत्र का मतलब समझ में आ रहा है आपको? गाड़ी निकाल, वो पेन कराता। नहीं, सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं, कमला, मुझे अब यहाँ नींद नहीं आएगी। मुझे जाकर ही चैन मिलेगी। नहीं, कैसी बातें करते हो? शायद तुम्हारा बेटा था। हाँ। वो तुम्हें कभी जाना को डाल दे। हाँ, वो मेरा बेटा था। मत जाओ। वो मेरा बेटा था, कमला। वो मेरा बेटा था। लेकिन वो सोचता था कि लड़ाई में जितने भी लोग मरे वो सब भी मेरे ही बच्चे थे। और अब मुझे भी लगता है कमला, वो सब मेरे ही बच्चे, मेरे ही बच्चे थे। मेरे ही, कमला, मेरे ही बच्चे थे। तुम उन्हें नहीं ले जा रहे हो। मैं उन्हें ले जा रहा हूं। तुम नहीं ले जा रहे हो। ये देखो, तो तुम्हें रोकने को कहोगे तो वो रुक जाएंगे। चलो, चलो, रुक गए हो। मुझे तो नहीं रोक सकता। तुम रोकोगे? वो जेल में कितना दिन जिंदा रहेंगे? उन्हें मार डालना चाहते हो तुम? मुझे लगा आपकी जिंदगी बढ़ चुकी है। लड़ाई खत्म हो चुकी है। क्या था? पकड़ ले टुकड़ा, तो पानी में तो डूब गया। मां, अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। शर्म नहीं आपके और लाला जी की अफसोस करने की तैयार नहीं दिखी। हम क्या कर सकते हैं? आप और अच्छे बन सकते हैं। आप और अच्छे बन सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि परिवार के बाहर भी एक सीमित दुनिया होती है और हमारी उनके प्रति जिम्मेदारी होती है। जब तक आप ये नहीं समझते ना, तो अपने बच्चे को मौत के मुंह में ढकेलने वाले आप लोग हैं, केवल आप लोग।
थोड़ा सा समय और लेना चाहिए कि नाटक के कलाकारों से आप सभी का परिचय करवाएं। सबसे पहले दादाजी की भूमिका में नरेंद्र मोदी। कमला की भूमिका में संपा मंडल। प्रदीप अविनाश सिंह तोमर। बिलाल अनुज पूजा झानी। मनीष शर्मा। हमारे साथ रितेश इसके बाद एक और शो होने वाला है जो हमारी